Assalamu alaikum students, how are you? Our today English lecture number 16, and in this lecture we are going to discuss the translation from the Punjab text grammar book and exercise number 42 to 45. ठीक है, ये हमारे पास है और ये एक्चुअली जो एक्सरसाइजेज हैं ये हमारी टेंसेस से रेलिवेंट है। सेंटेंसेस वहाँ पे गिवन है डिफरेंट टेंसेस के, उनको हमने ट्रांसलेट करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ये जो आपकी पंजाब टेक्स्ट की जो ग्रामर बुक है उसमें पेज 118 जो है वहाँ से ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 42 जो है वो स्टार्ट हो रही है, टॉप पे है बिल्कुल। ठीक है, और ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज जो आज के लेक्चर में हमने कवर करनी है 42 से 45 वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से रेलेवेंट हैं। ठीक है, टेंसेस जितने भी हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, उनकी अच्छी तरह हमने प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स सब कुछ किया है। तो उन्हीं रूल्स को सामने रखते हुए हम जितने भी सेंटेंसेस गिवन होंगे उनकी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने कि मुसाफिर सुबह सामान बांध लेंगे। ठीक है, फर्स्टली अगर हम इसमें देखें, बात करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की, तो देखिए आखिर में आ रहा है लेंगे। हमने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की जब आइडेंटिफिकेशन देखी थी तो उसमें हमने कहा था कि गा, गी, गे वगैरह जब भी आएगा तो उसका मतलब है वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा। आइडेंटिफिकेशन हो गई। स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी पता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमारे पास विल होता है, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और एट द एंड ऑफ सेंटेंस जो है अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो तो उसको भी ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुसाफिर सुबह सामान बांध लेंगे। ठीक है, मुसाफिर हमारे पास सब्जेक्ट है तो मैंने यहाँ पे लिखा, और लेंगे इससे जाहिर हो रहा है कि ज़्यादा मुसाफिर हैं कि वो बांध लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा दी पैसेंजर्स। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सामान बांध लेना। एक्चुअली बांध लेना वैसे नॉर्मली तो जो होता है वो टाई होता है, लेकिन जब बात आ रही है सामान बांधने की, इसका मतलब है उसको इकट्ठा किया जाएगा, उसको पैकअप किया जाएगा, तो उसके लिए हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो पैक करेंगे। सामान को पैक किया जाता है, टाई नहीं किया जाता। टाई आमतौर पे गिरा लगाने के मीनिंग में आता है जब किसी चीज़ को इस तरह से बांधा जाए। ठीक है, तो द पैसेंजर्स विल पैक, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, सामान, लगेज। द पैसेंजर्स विल पैक लगेज। और आगे ये यहाँ पे दिया हुआ है मुसाफिर सुबह सामान बांध लेंगे, तो हम यहाँ पे इसको जब कंप्लीट करेंगे, द पैसेंजर्स विल पैक लगेज इन द मॉर्निंग। ठीक है, कि सुबह को जो है वो अपना सामान बांध लेंगे। इसी तरह मैं आपको इनके हिंट्स दूंगा। ठीक है, इनकी वोकेबलरी से थोड़ा रेलिवेंट बताता चलूँगा, थोड़ा आइडिया देता चलूँगा, लेकिन ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं इनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है एक एक सेंटेंस की, क्योंकि हम ऑलरेडी टेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं और उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हमने पहले की हुई है। उनके स्ट्रक्चर्स, उनके रूल्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें, मेरे पास इसी एक्सरसाइज में एक सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 10, वो अगले साल ये किताब शाया करेंगे। वो अगले साल ये किताब शाया करेंगे। इसकी हम फॉर्मेशन करते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, वो, और करेंगे ये जाहिर कर रहा है कि वो ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल है, तो इसके लिए हम दे यूज़ करेंगे डेफिनेटली, दे। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करते हैं, विल, तो दे विल। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है, शाया करना, और शाया करना की जो इंग्लिश होती है वो होती है पब्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, दे विल पब्लिश। ठीक है, पब्लिश उसकी शाया करना की इंग्लिश आ रही है हमारे पास, और हमारे सॉरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, बुक है, दिस बुक। ठीक है, दे विल पब्लिश टू दिस बुक, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, दे विल पब्लिश दिस बुक। अगले साल की बात हो रही है, नेक्स्ट ईयर। ठीक है,
दे विल पब्लिश दिस बुक नेक्स्ट ईयर, वो ये किताब अगले साल शाया करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक्सरसाइज नंबर 43 की बात करें तो उसमें मैं आपको एक दो सेंटेंसेस जो हैं उनकी प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। ठीक है, सेंटेंस नंबर अगर हम देखें 10 एक्सरसाइज नंबर 43 में, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें देखें, उसमें 10 सेंटेंस नंबर जो है लड़कियां स्वेटर बुनेगी। ठीक है, बुनना जो होता है, स्वेटर बुनना या जर्सी बुनना, वो होता है निट, ये होता है निट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें के साइलेंट है, निट होता है बुनना, और सेंटेंस है लड़कियां स्वेटर बुनेगी। ठीक है, मैं इसकी फॉर्मेशन करता हूँ डायरेक्ट। लड़कियां हैं, ज्यादा लड़कियों की बात की जा रही है, प्लूरल है, तो हम लिखेंगे दी गर्ल्स। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल, द गर्ल्स विल। ठीक है, क्या बुनना है उन्होंने, स्वेटर, और वर्ब क्या है हमारे पास, बुनना, निट। मैंने अभी बताया फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, द गर्ल्स विल निट। ठीक है, स्वेटर। ठीक है, लड़कियां जो हैं वो स्वेटर बुनेगी। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, एक्सरसाइज नंबर 44 में देखें तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितनी नेगेटिव सेंटेंसेस गिवन है, जिसमें हम विल के साथ सिर्फ और सिर्फ नॉट की एडिशन करेंगे और हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो फॉर्मेशन उनकी होती चली जाएगी। उसमें मैं एक सेंटेंस लेता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस देखें, पाकिस्तान सीमेंट जो है वो दरामद नहीं करेगा। ठीक है, पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा। दरामद करना होता है मंगवाना। ठीक है, बाहरले मुल्क से अपने मुल्क में कोई चीज़ इंपोर्ट करना, इसकी इंग्लिश होती है इंपोर्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी इंग्लिश लिखता हूँ डायरेक्ट, पाकिस्तान, सब्जेक्ट यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो विल के साथ नॉट लगेगा, पाकिस्तान विल नॉट दरामद करना। क्या होती है उसकी इंग्लिश, इंपोर्ट। मैंने अभी बताया आपको, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो इंपोर्ट ही आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या इंपोर्ट नहीं करेगा, सीमेंट। पाकिस्तान विल नॉट इंपोर्ट सीमेंट, पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा। ठीक है, इसके अंदर जितने भी हैं हमारे पास सेंटेंसेस, मज़ीद उनकी जो डिफ़िकल्ट वोकेबलरी है वो गिवन है, लेकिन पूरा सेंटेंस जो है वो आपने खुद उसकी फॉर्मेशन करनी है और प्रैक्टिस करनी है। अगर हम नेक्स्ट बढ़ें, हमारे पास जो है एक्सरसाइज नंबर 45 है, उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस गिवन हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के। ठीक है, तो उसमें भी हम एक दो सेंटेंस जो है वो देख लेते हैं। हमारे पास अगर उसमें हम देखें सेंटेंस नंबर 7, दरवाज़ा कौन खटखटाएगा। यह हमारे पास यहाँ पे इंटेरोगेटिव तो है, लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन खटखटाएगा। ठीक है, मैं इसकी फॉर्मेशन करता हूँ, मैं इसको रेज कर देता हूँ ऊपर वाले सेंटेंस को। हमें पता है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कौन, क्यों, कब, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी इंग्लिश में हम कहते हैं कि WH वाले जो हमारे पास वर्ड्स हैं, जब वो यूज़ किए जाते हैं तो फिर हम फर्स्टली जो है इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस पहले उस वर्ड को लगाते हैं, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हमारे पास जो सेंटेंस है वो है दरवाज़ा कौन खटखटाएगा। ठीक है जी, अगर इस बात होती कि क्या दरवाज़ा खटखटाएगा या क्या वो दरवाज़ा खटखटाएगा तो हम लिखते विल। ठीक है, स्टार्ट में, लेकिन अब हमारे पास वो कह रहा है कि दरवाज़ा कौन खटखटाएगा। ये WH फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये वर्ड हु, तो सबसे पहले इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो हम हु लिखेंगे, उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हु एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है यहाँ पे कि कौन है जो दरवाज़ा खटखटाएगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो ऐसा लिखा जाएगा हु विल
जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने लिखा। हु विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारे पास यहाँ पे खटखटाना है, दस्तक देना, नॉक करना, ठीक है। और ये होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो नॉक, हु विल नॉक, यहाँ पे के साइलेंट है, ठीक है। हु विल नॉक द डोर, ऑब्जेक्ट क्या है, हु विल नॉक द डोर, दरवाजा कौन खटखटाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो थी वो एक्सरसाइज थी 42 से 45, इनकी आपने सब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है ये। और इसके साथ साथ जो है वो हम फ्यूचर टेंस के आज पैसिव वॉइस भी करेंगे, ठीक है। अभी तक जो हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किए हैं उसमें प्रेजेंट टेंस और उसके साथ साथ हमने पास्ट टेंस को कवर किया है, ठीक है। आज हम जो है वो फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। और फ्यूचर में हम देखेंगे कि इसके चारों जो टेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उसके बाद परफेक्ट और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फर्स्टली हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, ठीक है। अभी भी जो हमने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की है वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट के ही एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस थे। मैं कहता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, I will buy a car, ठीक है, मैं एक कार खरीदूंगा। प्रीवियसली जब हमने पैसिव वॉइस किए थे उनमें हमने स्ट्रक्चर जो है लिखा था वो हमने ये कहा था कि पैसिव वॉइस जितने भी टेंसेस के बनाए जाते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम रहता है, जो मेन स्ट्रक्चर होता है। और उसमें मैंने ये लिखा था कि सबसे पहले, अगर मैं उसको दोबारा से लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं उसको नीचे लिख रहा हूँ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। उसके बाद बाय आएगा एंड आफ्टर एट द एंड जो है सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। और ये बात हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारे पास पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, जबकि ये जो है हमारे पास सेंटेंस यहाँ पे गिवन है वो एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस में हमारे पास सब्जेक्ट पहले आता है, जबकि एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे कार है, उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमने ये कहा था कि ये रिगार्डिंग टू द टेंस और सिचुएशन जो है उसी टेंस के अकॉर्डिंग या रिस्पेक्टिव जो है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन मेन स्ट्रक्चर हमारे पास यही रहेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास वैसे तो विल होता है जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, लेकिन जब इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा वो विल बी यूज किया जाएगा, ठीक है। इसकी बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं इसकी। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आकार, मैं इसको लिखता हूं, इसका पैसिव वॉइस बना रहा हूं, आकार, ठीक है। उसके बाद हमने कहा हेल्पिंग वर्ब आएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया कि विल बी यूज किया जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा आकार विल बी, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और यहां पे वर्ब क्या है, बाय, खरीदना, बाय, बॉट, बॉट, ठीक है। थर्ड फॉर्म जो है वो बॉट है, आकार विल बी बॉट। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बाय, ठीक है। और एट द एंड ऑफ सेंटेंस जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, जो कि हमने पहले भी कहा है। सब्जेक्ट यहां हमारे पास क्या है, आए, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट को एज सच नहीं लगाना, सब्जेक्ट का जो केस लगाना है वो ऑब्जेक्टिव लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आए है, जो उसकी सब्जेक्टिव केस है।
आई माई उसकी पोजेसिव होती है एंड मी जो है वो उसकी ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मी, क्योंकि हम पैसिवाइज बनाते वक्त सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। आई माई मी, तो मैंने यहाँ पे मी लगाया, सब्जेक्ट जो था उसकी ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लगाई। अ कार विल बी बॉट बाय मी, मुझसे एक कार खरीदी जाएगी, मैं एक कार खरीदूंगा, ठीक है। ये मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट का था। अगर हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस तो सिंपली जो है मैं अगर यही बात यूं करता हूं कि आई विल नॉट बाय अ कार, ठीक है, कि मैं एक कार नहीं खरीदूंगा, तो इसमें आपने कोई भी चेंज नहीं करनी सिवाय इसके कि विल नॉट भी हम यहाँ पे लगाएंगे, बिकॉज ये नेगेटिव है तो नॉट की एडिशन कर देंगे विल बी के इन बिटवीन, ठीक है। आई विल नॉट बाय अ कार विल नॉट बी बॉट बाय मी। इसी तरह से मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं जो कि इंटेरोगेटिव होगा, सवालिया होगा। विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, ठीक है। मैं इसको पैसिवाइज बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, विल को बाहर लिखा क्योंकि इंटेरोगेटिव है। पैसिवाइज बनाते वक्त भी हमने यही पढ़ा था कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा उसको बाहर लिखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे ये बात की है कि हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी है, तो हमने सिर्फ विल को ही बाहर रखना है, रेस्ट ऑफ इसका जितना भी पार्ट है वो आफ्टर ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हम पैसिवाइज बनाते वक्त पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, क्रिकेट, ठीक है। तो विल क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद विल के साथ जो हमने कहा था कि विल बी लगाएंगे तो ये भी यहाँ पे आएगा, विल क्रिकेट बी। ये हो गया हमारे पास यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्ले, और इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड आएगी। विल क्रिकेट बी प्लेड, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यू, लेकिन सब्जेक्ट की हम हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो यू की जो ऑब्जेक्टिव केस है, यू, यूअर, यू की ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यू ही होती है। तो विल क्रिकेट बी प्लेड बाय यू, क्या क्रिकेट तुमसे खेली जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस थे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की। अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, एक्टिवाइज में हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वो विल बी यूज किया जाता है, ठीक है। और हम ये रूल सीखे हैं हमने कि जब हम किसी भी टेंस की पैसिवाइज बनाते हैं तो नॉर्मली उसमें आमतौर पे ये होता है कि जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो उससे अगले टेंस के यूज़ करते हैं। जैसे एक्टिवाइज में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसमें विल यूज़ करते हैं, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में विल बी करते हैं। और अगर हम पैसिवाइज बनाएं फ्यूचर इंडेफिनिट के, तो उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सेंटेंस कुछ लिखे थे जिनमें हमने विल बी यूज़ किया फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वाइज में, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस अगर हम पास्ट की बात करें या कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट की बात करें, ठीक है, उन दोनों में जब हमने कॉन्टिन्यूस टेंसेस की पैसिव वाइज बनाए थे तो हमने वहाँ पे अगर बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तो उसमें हमने क्या किया था, बीइंग ऐड किया था, ठीक है। इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग उसके अंदर हमने लगाया था, जबकि पास्ट के अंदर हमने वाज बीइंग और वर बीइंग यूज किया था हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे बात की जा रही है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में अगर हम बीइंग यूज करें तो फिर तो कुछ इस तरह से होगा कि विल बी बीइंग, जो कि बड़ा ऑकवर्ड होता है क्योंकि बीइंग इज आल्सो आईएनजी, ये आईएनजी की ही फॉर्म है बी की। तो इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेपिटेशन हो जाएगी, तो इस चीज़ से हम अवॉइड करते हैं और ऑकवर्ड होने की वजह से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के पैसिव वाइज नहीं बनाते। इसी तरह से
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस भी नहीं बनाते। तो हमारे पास बाकी जो रह गया वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस रह गया। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। मैं यहां पे एक दो सेंटेंस लिखता हूं। दे विल हैव won the मैच। ठीक है, वो मैच जीत चुके होंगे। दे विल हैव won the मैच। ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। परफेक्ट में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मेन स्ट्रक्चर हमारे पास अगेन वही होगा, लेकिन मैंने आपको बताया है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, विल हैव एक्टिव वॉइस में, जबकि जब इनके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे विल, इसके अंदर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो विल हैव बीन यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास मैच है, तो मैं यहां पे लिखता हूं द मैच। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल हैव बीन, द मैच विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की गई है, वन। The match will have been won। उसके बाद बाय। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ हमारे पास, दे, तो दे के ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे, देयर, देम, हम यहाँ लगाएंगे देम। ठीक है, द मैच विल हैव बीन वन बाय देम। ठीक है, अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की तो सिंपली हमने क्या करना है कि विल के साथ नॉट की एडिशन कर देनी है, जैसे यहाँ पे नॉट होगा। और अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विल को बिफोर द ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट हम लगाते होते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो एज सच रहेगा और हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मेन जो कवर किया वो ट्रांसलेशन देखी, फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्सरसाइजेज थी उनकी प्रैक्टिस की, और उनको आपने सब एक्सरसाइज को सॉल्व करना है 42 से 45 तक। उसके बाद हमने फ्यूचर टेंस के बारे में देखा कि इसके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, और हमने कहा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के जो पैसिव वॉइस हैं उनके हमने स्ट्रक्चर, उनकी फॉर्मेशन और उनकी एग्जांपल्स की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।